अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम। नाज़रीन, आज 4 बजे गवर्नर की बाकायदा हलफबरदारी होगी और वो भी केपीके में सुहेल अफरीदी की। बहुत से नाम, बहुत से बुर्ज इस तमाम प्रोसेस में उल्टे हैं। बड़ी जो चालें हैं वो नाकाम हुई हैं और काफ़ी बड़े बड़े बुर्ज, अगर बात करें मुक्तदिर हल्के, उनको इस वक्त घुटने टेकने पर वो मजबूर हो चुके हैं। ये सब कैसे हुआ, प्रोसीजर भी आपके सामने रखेंगे। इसमें खास तौर पर उन अफराद का जिक्र करेंगे जो कि इसमें बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। उनमें पार्टियां भी हैं और उनमें चंद अफराद के नाम भी हैं, वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें हम हसन अयूब की, मुनीब फारूक की, तलत हुसैन की। अच्छा, ये वो नाम है, उमर चीमा की खास नाम है। ये वो नाम है जो कि मखसूस जिनके मुतालिक इल्जामात लगते हैं कि जनाब इनको कुछ मैसेजेस मौसूल होते हैं और फिर उस एजेंडे पर ये काम करते हैं। अच्छा, जब इल्जामात लगते हैं तो फिर उन इल्जामात को सच कैसे माना जाता है? वो इस तरह से कि अब चूंकि सुहेल अफरीदी का जब से इमरान खान ने नाम दिया, तब से कुछ दीगर हलकों को तो मरोड़ें उठ ही रही थी। इनकी जानिब से भी भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया कि किसी तरह से ये शख्स वजारत आला तक ना पहुंचे। उनमें खास अगर हम बात करें हसन अयूब की, इवन के मुनीब फारूक की, सबसे इनमें अहम किरदार अदा किया उमर चीमा ने। वो उसको बाकायदा से उन्होंने रा का एजेंट साबित करने की कोशिशें करते रहे और कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करते रहे कि हुकूमत की जानिब से ये डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं और ये डार्क वेब पर लीक हुए हैं और उनमें जनाब बताया जा रहा है कि रा के साथ सहूलतकारी जो है सुहेल अफरीदी करता रहा है। ये तो हो गए वो मखसूस नाम, लेकिन इनमें खास तौर पर कुछ सियासतदान भी, ऐसे सियासतदान जो कि धुतकारे गए हैं, वो भी इनमें खास तौर पर उन्होंने बोलना शुरू किया। फयाजुल हसन चौहान तो तमाम हदें अबूर कर गए ना। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर सुहेल अफरीदी वजीर आला बन गए तो वो पूरी कौम से माफी मांगेंगे, उनका नाम बदल देना। इस तरह के बयान, इस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया। और अब जब ये सब कुछ हो चुका है तो अब वो इस चीज को मानने को तस्लीम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि इनकी सहूलतकारी की गई है दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से, तभी जाकर सुहेल अफरीदी वजारत आला तक पहुंचे हैं। यानी कि वो जो 90 अरकान है उनको बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि उनका ताल्लुक टीटीपी या दीगर दहशतगर्दी तंजीमों से है और उन्होंने इसको मुंतखब करवाया है। तो अगर उन्होंने मुंतखब करवाया तो फिर जमहूरियत कहाँ है? फिर जमहूरियत क्या? उन अपोजिशन अरकान के पास है जो वहां पर जिन्होंने वॉकआउट किया, जिनके पास अपनी नंबर गेम पूरी नहीं थी, या जमहूरियत का इनके बकौल वो प्रोसेस होना था। अगर वहां पीटीआई के तकरीबन 20 अरकान, क्योंकि 73 चाहिए थे वोट्स इनको, तो 20 अरकान वहां से हॉर्स ट्रेडिंग करके अगर वो इस जानिब आ जाते तो फिर इनके मुताबिक फिर जमहूरियत का अमल होना था। जिस तरह की ये आदी है, असल में ये आदी मुजरिम है, इनको खून लग चुका है, तो ये चाहते हैं कि दोबारा से वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता रहे। और इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं, इख्तियार वली, दीगर कुछ नाम है खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के, वो इस शख्स को कहते रहे कि ये भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स है सुहेल अफरीदी, तो ये कैसे वजीर आला बन सकता है? इसकी सीवी में कौन सा ऐसा कोई बड़ा काम है? तो उनसे फिर सवाल भी पूछे जाते रहे कि जनाब फिर मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, इनके पास सीवी में क्या है? वजह इसके कि एक नवाज शरीफ की बेटी है और दूसरा जरदारी का बेटा है और जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कोई बड़ा नाम इनके पास नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि अरबों की मलकियत का वो शख्स मालिक नहीं है, तो वो आपका वजीर आला नहीं हो सकता। मतलब कि ये डेमोक्रेसी तो इसको हम नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक रूल्स के मुताबिक एक आम शख्स भी इस काबिल होता है कि वो भी इलेक्ट हो सके, प्राइम मिनिस्टर, वो रूल कर सके। लेकिन ये चूंकि इसके हामी नहीं है, ये इनको आदत है मार्शल लॉ की, इनको आदत है गेट नंबर 4 की, कि वहां से जिसकी मंजूरी होगी तो वही जब आएगा तो वही इनके मुताबिक जमहूरियत सिर्फ उसी का नाम है। अच्छा, इसमें कुछ और चेहरे खासतौर पर सियासी जमातें जो एक्सपोज हुई हैं वो जरा आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम नाम लेंगे मौलाना फजल रहमान का, क्योंकि उनके हामी और काफी लोग ये समझते हैं कि मौलाना हमेशा मुजाहमत की सियासत करते हैं और मुफाहमत की सियासत नहीं बल्कि मुजाहमत पर यकीन रखते हैं। लेकिन आज तक मौलाना साहब की मुजाहमत कहीं भी कभी भी नजर नहीं आई, ग्राउंड पर नजर नहीं आई। ग्राउंड पर उसकी रियलिटी कुछ और ही बताती है हमें। मौलाना साहब को जब जब देखा कि वो उनको खड़ा होना चाहिए था उस जुल्म के खिलाफ, तो वो हमेशा से जालिम के साथी के तौर पर सामने रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम मोस्ट रिसेंटली, क्योंकि हमारी यादाश्त है, भूल जाते हैं हम लोग, तो मोस्ट रिसेंट वाकयात थोड़े से आपको गिनवाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में किसने सपोर्ट की थी? और वो तरमीम आप सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की मंजूर करदा तरमीम थी जो कि पार्लियामेंट से मंजूर हुई, और वो ऐसी तरमीम थी कि जिसके मुतालिक वजीर कानून को भी पता नहीं था कि वो कौन सा बिल पास करने जा रहे हैं। तो उसकी सपोर्ट किसने की? उसकी सपोर्ट मौलाना फजल रहमान साहब ने की। अच्छा, एमल वली का वैसे मैं जिक्र करता चलूं, वो भी उसकी सपोर्ट कर रहे थे, जिनको ये समझते हैं अपने जोम में कि जनाब शायद अहमल वली एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, तो 26वीं आईनी तरमीम में वो भी उनके साथ खड़े हुए थे। अब हुआ क्या, केपीके में मौलाना फजल रहमान साहब के भाई उम्मीदवार थे वजारत आला के लिए। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट चूंकि मुक्तदर हल्के तकरीबन तमाम, खासतौर पर वफाकी हुकूमत, परवेज रशीद मुस्लिम लीग नून का बड़ा नाम, वो कह रहे हैं जनाब किसी भी तरीके को अडॉप्ट करो, सुहेल अफरीदी को नहीं बनने देना,
क्यों नहीं बनने देना? क्योंकि गेट नंबर 4 से उसकी मंजूरी नहीं है, गेट नंबर 4 से उस बंदे की नहीं बनती, क्योंकि वो बंदा, मुझे अब इसका स्पीच का एक जो है वो याद आ रहा है टुकड़ा, मैं वीडियो में भी यहां पर आपको ऐड कर दूंगा साथ में। वो बंदा कह रहा है कि इनकी जब हम GHQ या वहां नहीं जा सकते तो ये पार्लियामेंट में कैसे आ सकते हैं? तो इस तरह की बातें करने वाला बंदा मंजूर नजर कैसे हो सकता है? कबूल नहीं था। इस वजह से परवेज रशीद के इस बयान यानी किसी भी तरीके से उसको हटाओ, यानी कि जमहूरियत किसी भी अगर तौर पे किसी भी साइड से अगर किसी भी एंगल से देखें तो ये जमहूरी पसंद बनने का ये जुमला हो ही नहीं सकता। और मुस्लिम लीग नून में खैर अब जमहूरियत वैसे बाकी नहीं रही। मौलाना साहब जो उम्मीदें थी, मौलाना साहब ने कहा कि मेरे भाई को वहां पर वजारत आला दिलवाओ और वो जो बंदे हैं PTI के उनको किसी भी तरह से तोड़ो। तो ये सब कुछ नहीं हुआ। मौलाना का भाई वहां पर उम्मीदवार था, मौलाना साहब भी इस पर खुलकर जो है सामने आए। अच्छा, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कहा जाता है हमारे दोस्तों की जानिब से, पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कि जिन्होंने आइन दिया, बिल्कुल आइन दिया। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कि आइन पर चलने वाली जमात है। तो यहां पर मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा कि ऐसा नहीं है। उसकी मैं मिसाल आपके सामने रखता हूं। गवर्नर इस वक्त KPK किसका है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। गवर्नर साहब के पास क्या इख्तियार होता है कि जब कोई भी असेंबली किसी को वहां पर इलेक्ट करे, वहां पर सिलेक्ट करे, क्योंकि वहां पर वोटिंग होती है, साफ जाहिर है सिलेक्शन भी होती है, वहां पर प्रोसेस होता है वजारत आला के लिए, तो गवर्नर उसका हल्फ लेने का कानून का पाबंद है, आइन का पाबंद है, गवर्नर उसका हल्फ लेगा। गवर्नर साहब ने वहां पर 2 नंबरी की। 8 अक्टूबर जो रेजिग्नेशन दिया था गंडापुर ने, उसको तस्लीम नहीं किया गया कि जनाब आइन में ये दर्ज है कि हैंड रिटन हो। 11 अक्टूबर हैंड रिटन वहां पर दिया गया इस्तीफा अली अमीन गंडापुर की जानिब से। फिर उन पर 12 को जो है एतराज लगा, 13 को वो नोटिफिकेशन सामने आया कि जनाब आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो दोनों सेम नहीं है। अब वही गंडापुर फिर जब असेंबली में आता है, प्रोविजनल असेंबली में आता है KPK की, वहां पर वो स्पीच करता है और उस स्पीच में वो वहां पर वाजे करता है कि भाई मैं इस्तीफा दे चुका हूं, इस्तीफा मेरा कबूल करो। अब वो उसने इकरार भी कर लिया, तो तमाम लवाजमात हो गए पूरे। उसके बाद सुहेल अफरीदी वहां पर बन गया। अब गवर्नर साहब के मुंह में क्या आया? खाक उन्होंने छानी। वहां पर फिर स्पीकर ने वोटिंग की और उस मामले को फिर बाद में PTI पेशावर हाईकोर्ट में लेकर गई। अब पेशावर हाईकोर्ट ने क्या किया? उन्होंने कहा जनाब कि गवर्नर अगर हलफ नहीं लेते, स्पीकर साहब आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, आप इनका हल्फ लेंगे और ये फिर नए CM होंगे, सुहेल अफरीदी। अब जब देखा पीपल्स पार्टी ने कि जनाब ये तो तमाम बसात ही उलट गई है। अब गवर्नर साहब ने जब देखा कि वो तो ये समझ रहे थे ना पंजाब के आदि थे या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, यहाँ इस्लामाबाद की या वफाक के आदि थे कि यहाँ पर तो ऐसा होता है ना कि मैनेज हो जाते हैं जजेस। जब पेशावर हाई कोर्ट में वो भी मैनेज नहीं हुए तो उसी बेचारे को उन्हीं कदमों वापस आना पड़ा। और अब 4 बजे वो उस हल्फ बर्दारी में हल्फ भी लेने जा रहे हैं गवर्नर साहब, और उसी मुंह से हल्फ लेने जा रहे हैं जिस मुंह से या जिन हाथों से उन्होंने लिखा था कि आप 15 को मेरे सामने पेश हों, मुझे उसके डिटेल दें। तो आज डेट जो है वो 15 ही है और आज उसी 15 को गंडापुर भी पेश नहीं हो रहा और वो उसी मुंह से हल्फ लेंगे। अब यहां पर पीपल्स पार्टी ने जो गेम की है वो बिलावल भुट्टो साहब ने की है। जब यहां से पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि जनाब अब स्पीकर हल्फ लेंगे अगर गवर्नर साहब नहीं लेंगे, तब आइन भी याद आ गया, कानून भी याद आ गया बिलावल भुट्टो जरदारी को। फिर वो जुल्फकार अली भुट्टो की रूह भी जाग गई, बेनजीर भुट्टो का जो खून है वो भी जाग उठा। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं सिंध में, आप वापस जाएं, आप अपने आइन के मुताबिक जो अमल है उसको पूरा करें। और भाई आपको ये चीज आपको 13 को याद नहीं आई, 12 को याद नहीं आई, जब गवर्नर साहब KPK से मुंह उठा के सिंध आ गए थे तब आपने उनसे ये चीज नहीं पूछी थी कि भाई वहां पर तो आपने हल्फ लेना है, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? तो आपको 2 दिनों के बाद ये ख्याल आता है जब पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आता है कि गवर्नर साहब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप वापस जाएं। क्योंकि असल में बेवकूफ भी बनाना है ना इन्होंने जियालों को, खास तौर पर अपने को। और पार्टी वर्कर यकीन करें उसको बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। अब वही जियाले, वही पार्टी के सपोर्टर्स नारे मारेंगे, देखें जी बिलावल भुट्टो ने आइन के लिए इतना बड़ा काम किया है, उन्होंने कहा कि गवर्नर चाहे हमारे इख्तलाफात हों, जाएं आप वहां पर जाकर आप उससे हलफ लें। और भाई पेशावर हाई कोर्ट ने पीछे डंडा दिया हुआ है, गवर्नर साहब हलफ नहीं लेंगे तो स्पीकर ऑलरेडी हलफ वो उसको अलाउ कर चुके हैं कि स्पीकर ले सकता है। तो कहां जाएगी फिर आपकी गवर्नरशिप? फिर किसने पूछना था इस गवर्नर को? वैसे भी कोई नहीं पूछता KPK में, तो मजीद भी इससे लोगों ने इसे क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था। गवर्नर राज ये पहले ही जरदारी साहब 2009 में लगाकर देख चुके हैं, खाक छान चुके हैं। तो अब इनको पता है कि गवर्नर राज खासतौर पर KPK में तो भाई लग ही नहीं सकता ना, वहां पर पठान है वो तो तलपट कर देंगे सारा गवर्नर हाउस को भी। तो जनाब अब इनको आइन भी याद आ गया, कानून भी याद आ गया और फिर आज अब हलफ भी लेंगे उसी मुंह से। अब फिर खुद बाकायदा नोटिफिकेशन भी गवर्नर हाउस से जारी हुआ और उसी सुहेल अफरीदी जिसको ये कहा गया कि अगर ये बन गया तो किसी ने कहा माफी मांगेंगे, नाम बदल देना, फलां फलां एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी। अब वही सुहेल अफरीदी आज हलफ लेने वाला है और हलफ देने वाला है और वजारत आला का उम्मीदवार तो बन चुका है, अब वजीर आला भी बनने जा रहा है।
तो अब वो यही कह रहे हैं कि जनाब रोक सकते हो तो रोक लो, आज तुम्हें हलफ लूंगा, वजीर आला भी बनूंगा। और फिर इमरान खान का जो फैसला है उसको इस वक्त ना सिर्फ KPK, पूरा पाकिस्तान, वफाक, अब वही वफाक सुहेल अफरीदी के साथ बैठेगा जो उसके खिलाफ कह रहा था कुछ भी करो, सुहेल अफरीदी को नहीं लेकर आना। अब वही वफाकी नुमाइंदे, वही वजीर आजम, वही परवेज रशीद, ये सब बैठेंगे सुहेल अफरीदी से, ये उसे मिलेंगे और फिर रोज जो उसके बयानात होंगे एंटी एस्टैब्लिशमेंट या इनके एंटी, उसका भी ये खूब मजा लेंगे।